दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हमारे भारत देश में ही एक ऐसे घटे केस के बारे में जो कि काले जादू से रिलेटेड था और वो फैमिली काफी ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन पता नहीं ये लोग फिर भी इस तरह की चीजों में कैसे आ फंसते हैं। दरअसल घटना है 24 जनवरी 2021 की, जब एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के पास कॉल किया और उसने उसे कुछ ऐसी चीजें बताई जिसे सुनकर सामने वाला पूरे तरीके से दहल गया कि यार तूने ये क्या कर दिया। उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया। उसके उस दोस्त ने जिसके पास उस आदमी ने कॉल किया था और पुलिस उनके घर पर आ पहुंचती है और पुलिस जब घर पर पहुंची तो वहां का माहौल कुछ इस तरह का बन चुका था कि आम आदमी नॉर्मली देख भी नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ था इस केस में, आखिरकार उस बंदे ने ऐसा क्या रच दिया था, उसकी फैमिली ने ऐसा क्या रच दिया था कि पुलिस आकर पूरे तरीके से घबरा गई। जो उनके आस पड़ोस के लोग थे वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि हमारे पड़ोसी कुछ इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। दोस्तों ये सारी की सारी घटना घटी आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में। वहां पर मौजूद एक घर में पुरुषोत्तम नायडू, जो कि अब 55 साल का हो चुका था, अपनी फैमिली के साथ बड़े ही मजे से रह रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और इसकी फैमिली में इसकी एक पत्नी और 2 बेटियां थी। ये खुद केमिस्ट्री में पीएचडी करके अब एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर लगे हुए थे और इसकी जो पत्नी थी पद्मना नायडू, वो भी एमएससी मैथ करके एक आईआईटी इंस्टीट्यूट में लगी हुई थी। इनकी बड़ी बेटी अलिख्या नायडू अब 27 साल की हो चुकी थी और वो सिविल साइंस की तैयारी कर रही थी। और इनकी छोटी बेटी 22 साल की साई दिव्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर में डिग्री कर रही थी। पूरी फैमिली बिल्कुल अच्छे से सेटल हो चुकी थी। घर में मौजूद किसी भी बंदे को कोई भी तकलीफ नहीं थी। अच्छा सा एक 3 मंजिली घर था और वहाँ पर वो लोग बड़े ही मजे से रह रहे थे। पुरुषोत्तम के बारे में बात की जाए या फिर उसकी पत्नी पद्मना के बारे में बात की जाए, वो हर रोज अपनी ड्यूटी पे जाया करते थे। उनकी बेटी जो थी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। और उसके बाद आप लोग भी जानते हैं टाइम आया 2020 का, जब पूरी दुनिया में कोरोना फैलने लगा था, तो सारे लोग अपने अपने घरों में आ रहे थे और इसी तरह ये फैमिली भी अब पूरे तरीके से अपने घर में कैद हो चुकी थी। ये ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना घर पर ही बिताया करते थे और उसके बाद जैसे जैसे कोरोना खत्म होने लगा तो सारे के सारे लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। और इसी कोरोना के दौरान जब ये पूरी फैमिली घर में पूरे तरीके से बंद थी तो इन्हें मेंटली तौर पर कुछ एक दिक्कतें आने लगी, लेकिन जैसे तैसे कर इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। और उसके बाद कोरोना चला गया, सारे के सारे लोग अपने अपने कामों पर जाने लगे और इसी तरह नायडू फैमिली भी अपने अपने काम पर जाने लगती है। लेकिन उसके बाद टाइम आया 24 जनवरी 2021 का, जब पुरुषोत्तम नायडू ने कॉलेज में फोन कर दिया कि दरअसल उनके घर पर हवन वगैरह होने वाला है, तो वो अगले 2 दिनों तक कॉलेज में नहीं आ पाएगा। वैसे भी ये फैमिली काफी ज्यादा धार्मिक किस्म की थी और सभी लोग जानते थे कि ये लोग भगवानों में काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं और इस तरह के हवन वगैरह होना इनके घर पर बिल्कुल नॉर्मल बात थी। पुरुषोत्तम के कॉलेज वाले बोलते हैं कि ठीक है सर, आप जिस भी तरह का हवन वगैरह करवा रहे हैं उसे बड़े ही आराम से करवाइए, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद आ जाइएगा। और इसी तरह पद्मना नायडू ने भी अपने आईआईटी में फोन कर दिया कि सर इस तरह हमारे घर पर हवन होने वाला है, तो मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर रहने वाली हूँ। ये चीज उन्होंने 23 जनवरी को ही बता दी थी। लेकिन उसके बाद टाइम आया 24 जनवरी का, पूरा दिन निकल चुका था, लगभग शाम के 7:30 बज चुके थे कि उसी टाइम पुरुषोत्तम ने अपने एक और दोस्त जीपी राजू के पास कॉल किया और उसने पूरी बातें बताना शुरू किया कि यार इस तरह हमारे घर पर आज हवन होने वाला था। और राजू ने भी यही बात कही कि हाँ सर मुझे पता है, कोई बात नहीं, आप आराम से अपने हवन वगैरह को कंप्लीट कीजिए, अगले 2 दिन और जो चलने वाला है उसे भी कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप आराम से आ जाइएगा। लेकिन पुरुषोत्तम ने जेपी को कुछ और ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर जेपी का पूरा दिमाग घूम गया कि यार तुम लोग तो ये बात बोल रहे थे कि तुम्हारे घर पर हवन वगैरह होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने तो अपने घर पर काफी ज्यादा गंदा कांड रच दिया है। और इस बात को सुनकर जेपी भी कुछ समझ नहीं पाया कि यार अब मैं क्या करूं, और ये बात अगर इन्होंने मुझे बताई है तो मुझे पुलिस को बता देना चाहिए और हो सकता है पुलिस इनके घर पर जाकर इनके जो माहौल इन लोगों ने जो रायता बिखेर रखा है उसे संभाल ले। जिसके चलते जेपी ने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस भी जेपी की ये बात सुनकर तुरंत नायडू के घर पर आ पहुंचती है और पुलिस जब तक वहां
जहां पर उनके घर पर पहुंच पाती 8 बज चुके थे। पुलिस जब उनके घर पर पहुंचती है तो पुरुषोत्तम और पद्मना दोनों के दोनों घर के अंदर ही थे। तो पुलिस ने दरवाजा नॉक किया और ये बात कही कि हम लोग अंदर आना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब आप लोगों को क्या चाहिए। लेकिन पुलिस ने ये पूरी की पूरी बात बताई कि हमारे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है और हम अंदर आकर सारी की सारी बस ये चीजें देखना चाहते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। तो पुरुषोत्तम ने इस बात को टालने की कोशिश की और पुलिस वालों को यही बात कही कि जनाब आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर आपके काम का कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती करके पुलिस वाले दरवाजा खुलवाते हैं और दरवाजा खोलते ही जैसे ही उनके घर का मंजर पुलिस वालों ने देखा तो उन लोगों के कुछ समझ नहीं आया कि यार यहाँ पर ये क्या कांड रच दिया है इन लोगों ने, क्योंकि घर के अंदर चारों तरफ खून फैला हुआ था। काफी सारी धार्मिक किताबें थी, काफी सारी ऐसी पिक्चर थी जो कि धार्मिक अलग अलग देवी देवताओं की थी, वो उनके पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी और इसके साथ साथ बिखरा हुआ था काफी सारा खून। दरअसल पुरुषोत्तम नायडू ने अपनी दोनों बेटियों को बलि चढ़ा दिया था। वो दोनों की दोनों मारी जा चुकी थी। वहां फर्श पर उन दोनों की लाशें पड़ी हुई थी और नीचे पूरे फर्श पर सारा का सारा खून फैला हुआ था। और इसके अलावा जो हथियार के तौर पर उन लोगों ने यूज किया वो था त्रिशूल। दरअसल उन लोगों का ये कहना था, जब पुलिस वालों ने पूछा कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, तो पद्मना ने कहा कि हम लोग भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम बस उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी दोनों बेटियों को वहीं पर बलि चढ़ा दिया था। पद्मना ने उसी टाइम पुलिस वालों को बताया कि जनाब ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये ऐसी कुछ भी खास नहीं, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ये दोनों लड़कियां अभी कुछ एक देर बाद ही जिंदा हो जाएंगी। और पद्मना ने पुलिस को ये बताया कि इन दोनों लड़कियों की तबीयत पिछले कुछ एक दिनों से काफी ज्यादा खराब चल रही थी और ये सारी चीजें डॉक्टरों के काबू से बाहर थी। तो उन्होंने उन दोनों लड़कियों को लाल साड़ी पहनाई और उसके बाद उनमें से जो उनकी छोटी बेटी थी उसकी बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ाने के बाद उन्होंने उस लड़की के सिर के कुछ एक बाल लिए और भगवान शिव को अर्पित किए और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू किया। इसी बीच उसकी बड़ी बहन ने भी ये बात कही कि उसकी छोटी बहन को जिंदा होने में क्या पता किसी तरह की तकलीफ आने लगे, अकेली वो ये सब ना कर पाए, तो उसकी भी बलि चढ़ा दीजिए और वो दोनों ही लड़कियां वापस एक साथ आ जाएंगी। और ये बात बोलकर छोटी बेटी की बलि तो उन लोगों ने लगभग दोपहर को ही कर दी थी, लेकिन शाम होते होते उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भी बलि पर चढ़ा दिया। जिसके बाद वो लोग आगे का प्रोसेस करने लगते हैं और जिस भी तरीके से वो लोग अपना विधि विधान करना चाहते थे वो करने लगते हैं। ये सारा कुछ चल ही रहा था, हम लोग बड़े ही अच्छे से इन सभी चीजों को कर रहे थे। और एक बात जो सबसे खास थी वो ये कि इन दोनों लड़कियों को जब बलि चढ़ा दिया गया था तो ये दोनों ही लड़कियां उसके 1 घंटे बाद तक जिंदा थी। तो प्लीज आप लोग वापस यहाँ से चले जाइए और इन दोनों लड़कियों को हम लोग वापस जिंदा कर लेंगे, इसकी चिंता बिल्कुल भी आप मत कीजिए। ये सभी बातें पुलिस एक तरफ सुन ही रही थी कि तब तक वहां पर एम्बुलेंस आ गई और उसके बाद पुलिस वालों ने ये बात कही कि इन दोनों ही बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, आगे की प्रोसेस हम लोग आगे देख लेंगे। पद्मना पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि जनाब आप लोग बस इन दोनों लड़कियों को यहाँ पर छोड़ दो, हम लोग इन्हें जिंदा कर लेंगे, प्लीज आप हमारी बात सुनिए। लेकिन पुलिस जब उनकी बात नहीं सुनती है तो वो अपने पति पुरुषोत्तम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि आपने अपने दोस्त के पास कॉल ही क्यों किया था, आप अगर अपने दोस्त के पास कॉल ना करते तो वो पुलिस के पास कॉल ना करता और आज पुलिस यहाँ पर आती ही नहीं और हम दोनों अपनी बच्चियों को बड़े ही अच्छे से वापस से जिंदा कर पाते। लेकिन अब तो पुलिस बीच में समस्या बन रही है और ऐसे तो ये दोनों लड़कियां जीवित कभी हो ही नहीं पाएंगी। उस टाइम कोरोना फैला हुआ था तो पुलिस ने ये बात कही कि इन दोनों बंदों से पूछताछ करने से पहले हम लोग ये बात वेरीफाई करना चाहते हैं कि इन्हें कोरोना नहीं हुआ है, कि इन दोनों को कोरोना नहीं हुआ है, नहीं तो हमारे ऑफिसर्स जो कि इनसे पूछताछ करेंगे उन्हें भी कोरोना हो जाएगा। तो उन लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए पुलिस उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल जाया गया तो पद्मना वहां पर जाकर पूरे तरीके से चेंज हो जाती है। वो कहने लगती है कि मैं कोई और नहीं जबकि भगवान शिव हूँ और जो ये तुम कोरोना का टेस्ट कर रहे हो ये किसी भी तरह का कोरोना नहीं, ये सारी की सारी चीजें मुझसे ही आई हैं। मैंने ही यहाँ धरती पर कोरोना भेजा था और जो तुम चाइना चाइना करते रहते हो, चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि कोरोना फैलाने वाला मैं ही हूँ। जरा आप लोग भी देखिए पद्मना की वो रियल वीडियो, जो वीडियो पुलिस वालों ने उसकी बना ली थी और जहाँ पर वो खुद ही शिव होने का दावा कर रही है। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా పొద్దున్నే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చేయొచ్చుడు ఓకే శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది
ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. No need to test me for corona. 1 second. You are insulting me. Stop. No. Even if you don't agree that I am not Shiva, it is okay. I am not going to die in corona. Don't tell me whatever I am going to tell you. Listen. I am not going to give you the samples of corona test because Shiva he is not having intention at all. Now, who are you to tell me? I am Shiva. From my body particle only corona came, and it will come to an end in the month of March without using vaccine. No need of using vaccines. Okay, madam. And all the pharmaceutical drug companies, they are going to shut down. Yes, sir. లోపల రండి, లేదు, లేదు. పాయింట్ సార్. Rupam చూస్తారా? You are not my husband now. I am Shiva. రండి మేడం, పదమ్మా. ये सारी चीजें हो जाने के बाद पुलिस पद्मना को अपने साथ लेकर जाती है। इसके साथ साथ उसके पति पुरुषोत्तम को भी अपने साथ लेकर जाती है। और जब उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन दोनों से पूछताछ की, उनके पड़ोसियों से पूछताछ की, तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग पिछले काफी दिनों से मेंटली तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। दरअसल पद्मना के पिता कुछ एक दिन पहले ही गुजर गए थे और जब से वो गुजरे थे पद्मना को वो अपने घर में बार बार दिखाई दे रहे थे। पद्मना ने ये बात अपने पति को काफी बार बताई, लेकिन उन्होंने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ एक दिन बाद ही उनकी दोनों बेटियां इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं। असल में पद्मना के जो पिता थे वो मेंटली तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हीं के कारण ये बीमारी उनसे पद्मना में आती है और उसके बाद पद्मना से उनकी दोनों बेटियों में। और ये सारा का सारा परिवार अब मेंटली स्ट्रगल कर रहा था। उन्हें दिन में रात में काफी सारी परछाइयां नजर आती थी। एक कमरे से दूसरे कमरे में जब वो जाते तो उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और कभी कभार ऐसा भी कि सामने वाले कमरे में अभी अभी कोई घुसा है। लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। और इसी तरह की काफी सारी समस्याएं जब वो फेस कर रहे थे तो उनकी मुलाकात सुब्बारमैया नाम के एक तांत्रिक से होती है। तांत्रिक उनके घर पर आता है, लेकिन जब तक वो उनके घर पर आया काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां अब मेंटली तौर पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और जैसे ही वो तांत्रिक आता है तो उसने काफी बार रिक्वेस्ट की। उसके माता पिता ने काफी बार उन दोनों लड़कियों से रिक्वेस्ट की कि वो दरवाजा खोल दें, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो वो तांत्रिक जब आया हुआ था तो उन तीनों ने ही मिलकर वो दरवाजा तोड़ दिया। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और कमरे के अंदर जाकर वो तांत्रिक अलग अलग तरह के मंत्र उच्चारण करता है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती हैं। वो तांत्रिक लगभग आधे घंटे तक उनके कमरे में रहता है और उसके बाद वो दोनों लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उस तांत्रिक ने ये बात कही कि अब आपकी ये दोनों लड़कियां बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। अगर आप लोगों को इन्हें बिल्कुल ठीक करना है तो एक हवन करना होगा। और उस हवन के बारे में कुछ एक बातें वो उन्हें बताता भी है। और वो हवन आज नहीं जबकि एक दिन छोड़कर होगा। वो 22 तारीख को आया था और आज 24 तारीख थी। आज उस तांत्रिक को आना था, लेकिन किसी काम के चलते वो तो नहीं आ पाया। तो पुरुषोत्तम नायडू और पद्मना नायडू ने ये बात सोची कि उनकी बेटी काफी ज्यादा परेशान हो रही हैं और अलग अलग तरह की काफी सारी किताबें उन लोगों ने तब तक पढ़ ली थी कि किस तरह से किसी आत्मा से छुटकारा पाया जा सकता है। और वैसे भी वो अलग अलग तरीके से काफी ज्यादा उलझनों में पड़ी हुई थी। उन लोगों का ये मानना था कि अगर वो अच्छे तरीके से एक रिचुअल करती हैं जिसमें वो बलि देंगी तो इस कलयुग का ही अंत हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बलि चढ़ा दिया। पुलिस उनसे और ज्यादा जब पूछताछ करती है तो उन्होंने ये बात बताई कि पहले तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी की बलि दे दी थी, उसके बाद बड़ी बेटी की दे दी थी, लेकिन आज रात को अगर पुलिस वहां पर ना पहुंचती
तो वो खुद की भी बलि वहीं पर दे देते और अगली सुबह उन चारों का पुनर्जन्म हो जाता और उसके साथ साथ इस कलयुग का अंत भी हो जाता और वो सीधा का सीधा सतयुग में पैदा होते। इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि जनाब ये पिछले दिनों से ये दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। वैसे तो ये काफी अच्छी अच्छी डिग्रियां कर रही हैं और ये बात देखकर सुनने वाले को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन ये दोनों ही लड़कियां पिछले कुछ एक दिनों से अपने व्हाट्सएप पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब स्टेटस लगा रही थी। कुछ एक लोगों ने उनके स्क्रीनशॉट भी लिए और वही आज आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। उन लोगों को पूरे तरीके से शायद यही लग रहा था कि वो ही इस कलयुग का अंत करेंगे, भगवान को इस धरती पर लेकर आएंगे और उसके बाद सतयुग की शुरुआत करेंगे। पुलिस ने काफी तरह की और भी इस केस पर छानबीन की और आखिर में उन्हें यही बात पता चलती है कि ये फैमिली मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं थी। अगर पुलिस रात को वहां पर नहीं पहुंचती तो हो सकता है सुबह तक ये दोनों बंदे भी अपनी जान गंवा देते, तो हो सकता है ये लोग सतयुग में तो नहीं लेकिन स्वर्ग में जरूर पहुंच जाते। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों ने इस तरह का ये सारा का सारा कांड क्यों रचा होगा? क्या वो लोग सच में ही सतयुग की शुरुआत करना चाहते थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर वो लोग अपना पूरा रिचुअल कर लेते तो क्या सच में ही सतयुग आ जाता? और क्या आप लोगों ने ये स्टोरी पहले कभी सुनी है? और इस केस से रिलेटेड अगर आप लोग और कुछ भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट एपी को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।